तो हेलो दोस्तों, एक बहुत शानदार आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है डायरेक्ट ऑफिशियल लेवल की। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ने यहाँ पे निकाला है कि आप देख सकते हैं कि ये जो जॉब है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेक्शन कंट्रोलर की जॉब है। तो सेक्शन कंट्रोलर एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, अच्छी खासी सैलरी होती है, पावर होती है। ठीक है, तो आपको जो पोस्ट मिल रही है वो सेक्शन कंट्रोलर की मिल रही है। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि इसका जो सिलेबस है वो टोटल चेंज हो गया है, और सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी वैसे निकलती नहीं है, प्रमोट होके ही इंसान सेक्शन कंट्रोलर बनता है। तो फर्स्ट टाइम रेलवे ने सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी निकाली है। तो आप देखिए कि ये जो है एग्जाम है, ये आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करवाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, नोटिस जो था वो निकल चुका था पिछले महीने 23 तारीख को, लेकिन जो अभी जो आरआरबी की वेबसाइट में जो पब्लिक हुआ है, ये पब्लिकेशन हुआ है, ये हुआ है 14 तारीख को। ठीक है, 14 सितंबर को। और ये पोर्टल आप कब से चालू हो गया, तो ये चालू हो गया है, देखिए 15 तारीख से ये चालू हो गया। और जो लास्ट डेट है क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आप लास्ट डेट जो आपकी है फॉर्म भरने की, वो है 14 तारीख, 14/10/2025 यानी कि अक्टूबर। और जो लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट की है वो रहेगी 16 अक्टूबर। तो एक चीज ये याद रखना कि लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना, है ना। आपके पास फिर भी देखिए 15 से 14 है, मतलब लगभग आपके पास एक महीने का टाइम है। ठीक है, तो एक महीने आप अच्छे से सोच सकते हैं कि आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। और अगर भरना है तो लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि कभी कभी पोर्टल सर्वर नहीं चलता, तो भाई ये आपका लॉस हो सकता है। और मॉडिफिकेशन जो विंडो रहेगी करेक्शन वगैरह करने के लिए वो 17 से 26 रहेगी। लेकिन फॉर्म भरते टाइम ही ये क्लियर कर लेना कि नेम में मिसमैच ना हो। अगर आपका नाम की स्पेलिंग में डबल ई या आई वाला इशू है, तो एज मार्कशीट में जो नाम है आपका उसके अकॉर्डिंग आप ये भरना। ठीक है, तो ये हो गई इंपोर्टेंस डेट। अब बात करते हैं हम कि देखिए सेक्शन कंट्रोलर की ये वैकेंसी है, और टोटल जो सीट्स हैं वो 368 है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर देख के लगे कि वैकेंसीज कम है, सिर्फ 368 है। बाकी थोड़ा सा सब्र रखिए, इसका जो सिलेबस है तो इस पे जनरल नॉलेज, इंग्लिश वगैरह सब कुछ कट जाएगा। अगर आपकी मैथ्स और मेंटल रीजनिंग वगैरह तगड़ी है तो ये फिर सेक्शन कंट्रोलर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए 368 सीट है, इसकी टोटल वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा 20 से 33 दे दिया गया है, कई जॉब में आपको सिर्फ 27 रहती है। तो इसके बाद भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये याद रखिए कि ये A2 की जॉब है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड A2। A2 यानी क्या होता है, देखिए मेडिकल A2 यानी कि होता है कि फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। डिस्टेंट विजन 6/9 का आपको विदाउट ग्लास होना चाहिए, और नियर विजन भी ये होना चाहिए विदाउट ग्लास का। तो ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर आपको चश्मा लगता है, मतलब चश्मा ऐसा नहीं कि आपको अगर चश्मे के बिना दूर की चीज ब्लर दिखती है, अच्छे से क्लियर नहीं दिखती, या पास की चीज क्लियर नहीं दिखती, आपको चश्मे की जरूरत पड़ती है, तो फिर सेक्शन कंट्रोलर की आप जॉब के लिए फॉर्म सबमिट मत करना। तो होगा ये कि वहां पर जब मेडिकल होगा ना तो वहां पर रिजेक्ट हो जाओगे। तो अगर विजन क्लियर है तो ही ये फॉर्म भरना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये है कि जो आरआरबी की जो है ये रेलवे जोन के अकॉर्डिंग ये बनती है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका जो जहां प्रेफरेंस भरोगे वो आपको मिल जाएगा, ज्यादा कोई इशू नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो है ये लेवल 6 की जो सैलरी मिलेगी आपकी, ये ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, मतलब आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना जरूरी है, 10-12 बेस पे नहीं है। और जो अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ की है तो वो ये समझिए कि 2/1/1993 से पुराना ना हो, 1990 से पुराना ना हो। और ये हो गया जनरल के लिए। ठीक है, ये हो गया ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और ST SC 1988 से पुराना ना हो। और ये याद रखिए कि नॉट लेटर देन, मतलब कि कोई भी जो है वो 1/1/2006 के बाद उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, है ना। 2006 के पहले के लोग भर सकते हैं। अब जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST है तो आपको 5 ईयर का मिलेगा। और अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो वहां पर ये समझ लीजिए कि अनरिजर्व को 3 साल, ओबीसी को 6 साल और ST SC को 8 साल का, लेकिन आफ्टर डेडिकेशन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। ठीक है, तो आपकी जो सर्विस के एज रहेगा वो उसको माइनस कर लिया जाएगा। और यहाँ पर यह है कि कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड D, अगर आप रेलवे के पहले से कर्मचारी हैं तो वो वहां पर आपको
40 ईयर ऑफ एज, 43 और 45, मतलब यहाँ पे अनरिजर्व में 40 साल, ओबीसी में 43 साल और एसटी एससी में 45 साल, ये आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी हम एग्जामिनेशन फी की बात कर लें। तो जो ये फी है ये आप याद रखिए कि फॉर ऑल कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट्स की जो है और वो फीस लगने वाली है 500 रुपीज, लेकिन जो आपका 400 रुपीज होगा ये आपका रिफंडेड हो जाएगा फर्स्ट स्टेज सीबीटी के बाद। तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। अब एक चीज ये याद रखना कि जिस कियोस्क सेंटर या एमपी ऑनलाइन दुकान से आप रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, और जिस बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे उसी पे ये रिफंड होते हैं। तो मोटा मोटा ये मान चलिए कि अभी एट प्रेजेंट में आपको फॉर ऑल कैंडिडेट 500 रुपए लगेगा, और SC ST अगर या एक्स सर्विसमैन है और फीमेल है, अगर फीमेल है ट्रांसजेंडर है, तो इन सब के लिए मात्र 250 रुपए लगेगा और ये भी वापस हो जाएगा। आप ये समझिए कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो होने वाला है, देखिए 4 स्टेजों में होगा, लेकिन जो आपका एग्जाम होगा वो सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं सीबीटी। लेकिन रेलवे सेक्शन ऑफिसर के लिए, कंट्रोलर के लिए एक सीबीएटी भी होता है, ये आपका होगा सिंगल स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के बाद होगा। और एक चीज याद रखना कि सिंगल स्टेज का जो सीबीटी होता है इसके बाद 8 टाइम से 10 टाइम्स ज्यादा लोगों को सीबीएटी में बुलाया जाता है। ये बेसिकली आपका एक क्षमता वाला टेस्ट होता है जिसमें वो देखे जाएंगे कि आपको निर्णय लेने की क्षमता कितनी ही, मेंटल एबिलिटी आपकी क्या है, बस वही होता है इसमें। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये याद रखना कि इसमें कोई भी फिजिकल नहीं मांगा गया, लेकिन आपका मेडिकल जरूर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा जिसको हम सीबीटी बोलते हैं। टोटल ड्यूरेशन जो होगी 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डेडिकेटेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो भैया 1/3 की आपकी यहाँ पे माइनस मार्किंग है, तो जो सवाल आपको सही है सिर्फ वही रखना। और नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट पे ये पेपर होंगे तो भाई नॉर्मलाइजेशन होगा। तो कुछ नंबर घट भी जाते हैं बढ़ भी जाते हैं नॉर्मलाइजेशन से, है ना। नॉर्मलाइजेशन ये होता है कि अगर आपकी शिफ्ट का पेपर हार्ड है और दूसरी शिफ्ट का कठिन है तो आपके जो नंबर कम आएंगे तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, और इजी शिफ्ट वाले के पेपर को थोड़ा सा घटा दिया जाता है। तो ये हो गया। अब इसका हम सिलेबस अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो देखिए सिलेबस इसमें जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर कोई जीके, इंग्लिश, आपको साइंस वगैरह नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, जो आपकी मैथ्स और मेंटल रीजनिंग अगर तगड़ी है तो फिर आप ये भर सकते हैं। सबसे पहले जो एनालिटिक्स एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी आएगा, जिसमें आपको मैथमेटिक्स मिल जाता है, नंबर सिस्टम, रेशियो, है ना, प्रोपोर्शन वगैरह ये मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, है ना, ये आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। अब इसके बाद आपको डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा, उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि मल्टी सोर्स डाटा एनालिसिस, आपको एग्जामिनेशन एनालिसिस एंड इंटरफेस ड्राइंग फ्रॉम टेक्स्ट, है ना। तो जो डाटा एनालिसिस होता है रीजनिंग में, आप ये आपको कर लेना, एक एक पॉइंट पढ़ लेना कि कौन कौन से आपको देना है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना मत। क्योंकि देखिए जैसा कि आपको लॉजिक कैपेबिलिटी है, पॉइंट नंबर 1 तो ये है आपका कि ये रहेगा मैथ्स का, मैथमेटिक में आपको नंबर सिस्टम, रेशियो, तो जो ये है ना, एवरेज, परसेंटेज, ये आपको पढ़ना है। सेकेंड आपको पढ़ना लॉजिकल कैपेबिलिटी, ये आपको पूरा करना पड़ेगा। रीडिंग कंप्रेशन आपको मिल जाएगा, मतलब जो पैराग्राफ टाइप से रहते हैं उससे फिर बन के आते हैं, तो ये सेकेंड आपका ये हो गया लॉजिकल। और थर्ड हो गया आपका मेंटल, जिसपे एनालॉजी, आइडेंटिफिकेशन जो आती है वो बेसिकली आता है। तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो तीनों पोर्शन है ये आप हर एग्जाम की तैयारी में पढ़ते ही हैं, क्योंकि सिंपल एनालिटिक्स, मैथमेटिक्स हो गई, लॉजिकल हो गई, और फिर मेंटल रीजनिंग। तो इसके भी जो कौन से क्वेश्चन है, तो देखिए जो सबसे ज्यादा नंबर है वो है आपके मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के, 60 नंबर आपको उसके मिलेंगे। लॉजिकल कैपेबिलिटी के आपको 20 मिलेंगे और मेंटल रीजनिंग के 20 मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा बड़ा जो हिस्सा है वो है आपका एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी का, यहां से आपको 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए मैथ्स। टोटल 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन है वो जैसा कि अनरिजर्व को 40% लाना है, ईडब्ल्यूएस जो है वो भी 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 30%,
SC को 30, ST को 25। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लियर है आपका। इसके बाद आपका CBAT टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। बेसिकली आपको यहाँ पे आप देखो कि कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द communities. Example, you are OBC, NCL, ST, SC, EWS, including ex servicemen for the CBAT. तो CBT में जितने लोग सिलेक्टेड होंगे उससे 8 टाइम्स ज्यादा लोगों को CBAT में बुलाया जाएगा। बेसिकली ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन फिर भी इसका 30% आपका जुड़ता है। ठीक है, और विजन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया CBAT। इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या क्या नंबर लेके आना है। तो आप ये देखिए कि अ मेरिट लिस्ट विल ड्रॉन विद 70% वेटेज फॉर द मार्क ऑब्टेनिंग इन CBT एंड 30% आपका जो आएगा वो CBAT का आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि CBAT आपको क्वालिफिकेशन रहेगा, लेकिन 30% उसके नंबर बनेंगे और 70% आपके CBT के। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। दोस्तों बहुत से यूट्यूबर आप देखेंगे कि व्यूज पाने के लिए आधी अधूरी बात बताते हैं, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि RRB एंड जोन वाइज जो वैकेंसी है ये जोन वाइज वैकेंसी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर जो टोटल आपको वैकेंसी मिल रही है 368 तो आप कहीं भी भर दिए। देखिए ये आप क्लियर रखिए कि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपको भोपाल जोन है, आपको भोपाल जोन पे भरना पड़ेगा। ठीक है, भोपाल जोन पे जैसे कि WCR है और WR है। यहां पर आपको देखिए 3 अनरिजर्व की, एक यहाँ पर WR में अनरिजर्व की, इसके बाद SC की यहाँ पर एक है, भोपाल में WCR में एक है। ठीक है, मतलब टोटल यहाँ पर 4 है और WR में 2 है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर एक भी नहीं है। तो ये चीज आप क्लियर रखना कि आप जिस जोन से अप्लाई कर रहे हैं, है ना। जस्ट लाइक छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, तो बिलासपुर में भी आप देखेंगे कि CR और CECR, तो यहाँ पर अनरिजर्व में 12 पोस्ट है, बहुत ज्यादा पोस्ट है, टोटल यहाँ पर 26 है। ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं अजमेर में भी यहाँ पर 12 है, टोटल यहाँ पर 30 है। ठीक है, क्योंकि अजमेर में आप देख सकते हैं कि अजमेर में आपको NWR में 12 अनरिजर्व, SC की 7, ST की 3 और OBC की 7। आई थिंक बहुत अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी मिल जाती है। जैसे कि बिलासपुर में भी OBC की 7 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं उस जोन पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो देखिए ये आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर बन रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो। अगर आप किसी रिजर्वेशन से फॉर्म भर रहे हैं तो चाहे आपके पास EWS हो, OBC नॉन क्रीमिलियर का हो, ST SC हो, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो क्लियर होना चाहिए। को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है। देखिए यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स मिल चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, नेशनलिटी सीधी सी बात है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट आपको मैंने बता दिया है। डेट ऑफ बर्थ भाई किससे पुरानी नहीं होनी चाहिए ये भी आपको मैंने बता दिया है। एज रिलैक्सेशन का भी मैंने बता दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। एग्जामिनेशन फी को भी हमने कवर कर लिया है। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ फी पेमेंट ये भी हमने कवर कर लिया है। ये सारे आपको यहाँ पर पॉइंट में है और पेज नंबर लिखे हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं कि आपको कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, कैसा क्या है ना। बाकी तो मैंने आपको सब कुछ टोटल डिटेल में आपको बता दिया है। तो ये वैकेंसी को आप मत छोड़िए कि अगर आपकी मैथ्स तगड़ी है, अगर मैथ्स और मेंटल रीजनिंग वगैरह अच्छी नहीं है, सिर्फ GK GS अच्छा है, तो फिर सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी का फॉर्म भरने की कोई मतलब नहीं है।